I request the government of India to examine my proposal of opening a diplomatic channel with Taliban. Whether this government is really serious about Afghanistan. अब समझ में आप लोगों को अब इन्हें जरूरी है तालिबान हमारे से दोस्त है। जो बात असदुद्दीन ओवैसी पिछले 12 साल से कभी संसद में तो कभी संसद के बाहर कह रहे थे, आखिर भारत सरकार को उसी रास्ते पर चलना पड़ा। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुताल्की के भारत आना, विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलना, उनका इस्लामी शिक्षा के सबसे बड़े केंद्र देवबंद जाना, यूपी सरकार द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर हासिल करना, इन सारे घटनाक्रम, इन सारी हलचलों को लेकर भले ही सरकार की तीखी आलोचना हो रही हो, ताने कसे जा रहे हो, मजाक उड़ाया जा रहा हो, तालिबान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में फीमेल जर्नलिस्ट को आमंत्रित न किए जाने को लेकर भले ही सरकार को जवाब देना पड़ रहा हो, फिर अगले दिन कोर्स करेक्शन करते हुए दिल्ली में अफगानिस्तान के एम्बेसी में सबको बुलाना पड़ा हो, लेकिन कूटनीति के मोर्चे पर ये सब कड़वे घूंट जैसे हैं जिन्हें आखिरकार पीना ही पड़ेगा। वैसे भी जियोपॉलिटिकल समीकरणों की जो रियलिटी है उसने ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि तालिबान को लेकर हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं के पुराने बयान सोशल मीडिया पर उनका पीछा कर रहे हैं। वो तब तालिबान को लेकर क्या कुछ नहीं कह रहे थे और अब उन्हें क्या करना पड़ रहा है, इसे सोशल मीडिया पर खूब वायरल किया जा रहा है। एक वीडियो देखा है कि एक तालिबान के मिनिस्टर उनको रिसीव कर रहे हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर, और हमारे मुख्यमंत्री जी तालिबान के लिए क्या कहते हैं। तो मौका लगते ही विपक्ष तालिबान को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तंज कस रहा है, मजाक उड़ा रहा है। सिर्फ पॉलिटिकल लोग ही नहीं, तालिबान को लेकर कहे गए पुराने बयानों की क्लिप शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर कई जाने माने लोग भी सरकार पर हमलावर हैं। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती सवाल उठा रही हैं कि तालिबान से बात करते हैं लेकिन अपने लोगों से बात क्यों नहीं करते। वैसे इस पूरे घटनाक्रम ने सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल कर दिया है बीजेपी सपोर्टर्स को या सरकार सपोर्टर्स को। सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है और उन्हें क्या क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। कोई ताने कस रहा है कि बीजेपी के ट्रोल्स को अब तालिबान को डिफेंड करना पड़ रहा है, कोई मुताक्की के देवबंद जाने के वीडियो शेयर करते हुए लिख रहा है कि यूपी में तालिबान आ गया। एक्चुअली सिचुएशन ही ऐसी है कि हर कोई बहती गंगा में हाथ साफ करने पर लगा हुआ है, हर कोई अपने पुराने स्कोर सेट करने पर लगा हुआ है, हर कोई पुराने बयानों की याद दिला रहा है। वैसे शायद AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ही इकलौते ऐसे नेता होंगे जो अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर साल 2013 में जो बात संसद में खड़े होकर कह रहे थे वही आज भी कह रहे हैं। We have invested crores of rupees in development of Afghanistan. If we don't engage with them, then we'll be allowing our neighboring country to enter over there, use that territory for anti-national activities. तो 12 साल पहले ओवैसी देश की सरकार को आगाह कर रहे थे या सलाह दे रहे थे कि अफगानिस्तान से अमेरिका अपनी फौजों को वापस बुलाने वाला है। इसके बाद हमें अपने हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए तालिबान से बात करनी बहुत जरूरी है। If we don't engage with them, then we'll be allowing our neighboring country to enter over there, use that territory for anti-national activities. When Gulf countries have opened an embassy, Western countries are talking to them. ओवैसी ये बात उसके बाद के सालों में भी रिपीट करते रहे, लेकिन अब देखिए कि जिस जरूरी मुद्दे की तरफ ओवैसी साहब ध्यान दिला रहे थे, आखिरकार सरकार को भी रास्ता तो वही सूझा। जियोपॉलिटिकल रियलिटीज को भांपकर सरकार को आखिरकार ओवैसी की सलाह माननी ही पड़ी। ईरान में पोर्ट बना रहे, वो पोर्ट से सबसे बड़ा फायदा हम पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान में जाएंगे। तालिबान तंग है वो लोगों से, तंग है वो पड़ोसियों से। वैसे असदुद्दीन ओवैसी अफगानिस्तान में भारतीय हितों को प्रोटेक्ट करने के लिए कितने कायदे की बात कर रहे थे, इसका अंदाजा हमें विदेश मंत्रालय के इस 44 पेज के दस्तावेज से भी लग जाता है। इससे ये पता लग रहा है कि भारत युद्ध से दबा हुए अफगानिस्तान में सिर्फ मानवीय सहायता ही नहीं पहुंचा रहा, बल्कि अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में भी अपना अहम योगदान देता रहा है। सड़कें बनवा रहा है, पुल बनवा रहा है, डैम्स बनवा रहा था, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कई प्रोजेक्ट्स भारत यहाँ बनाता आ रहा है। और ये आज की बात नहीं, कई बरसों से ऐसा चल रहा है। खासकर पिछले 2 दशक में तो भारत ने अफगानिस्तान में आर्मी ट्रेनिंग, स्कॉलरशिप और वहां का नया संसद भवन बनाने जैसे लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स के जरिए वहां की डेमोक्रेसी में काफी इन्वेस्ट किया है। लेकिन सारा सिनेरियो बदला अफगानिस्तान में तालिबान के टेक ओवर के बाद, वरना उससे पहले तक 2019-20 में भारत और अफगानिस्तान के बीच $1.5 बिलियन यानी लगभग 11,175 करोड़ रुपए का द्विपक्षीय व्यापार हो रहा था। 2017 में भारत ने अफगानिस्तान को अपनी सहायता राशि बढ़ाकर $3 बिलियन यानी लगभग 20,000 करोड़ रुपए कर दिया। इसके अलावा बहुत से प्रोजेक्ट्स भारत वहां पर चला रहा था, जिसकी डिटेल विदेश मंत्रालय की एक पुरानी रिपोर्ट में है।
लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान के कब्जे में आ जाने के बाद इन प्रोजेक्ट्स को लेकर कई तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी, क्योंकि इनमें भारत के हित भी सीधे जुड़े हुए हैं। भारत के अफगानिस्तान से संबंधों के बारे में संसद में पूछे गए एक सवाल के जवाब में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 15 नवंबर साल 2023 को लोकसभा में कहा कि भारत और अफगानिस्तान के बीच ऐतिहासिक और सभ्यतागत संबंध हैं। भारत ने अफगानिस्तान में 500 से ज्यादा परियोजनाओं में $3 अरब से ज्यादा निवेश किया है, जिसमें सड़कें, पावर सप्लाई की लाइन, बांध, अस्पताल, क्लिनिक शामिल है। इसके अलावा भारत ने अफगान अधिकारियों को ट्रेनिंग दी, हजारों छात्रों को स्कॉलरशिप्स दी और नया संसद भवन भी बनवाया। हाँ, लेकिन यह भी सच है कि भारत ने अभी तक अफगानिस्तान में तालिबान शासन को औपचारिक तौर पर मान्यता नहीं दी है। और जैसा कि बीबीसी की इस रिपोर्ट में भी मेंशन है कि सिर्फ भारत ही क्या, ऐसे 40 देश हैं जिन्होंने तालिबान को मान्यता नहीं दी है, लेकिन उनके साथ कूटनीतिक और अनौपचारिक संबंध बनाए हुए हैं। जाहिर है भारत के पास 2-3 रास्ते ही बचते थे। एक, या तो इन सारे प्रोजेक्ट्स को और अपने भारी भरकम निवेश को दांव पर लगा देना, दूसरा अफगानिस्तान में चीन और पाकिस्तान का दखल बढ़ने देना, और तीसरे नंबर पर या फिर अभी अफगानिस्तान में जिसकी हुकूमत है यानी तालिबान की, उससे बात करना। तो भारत ने जियोपॉलिटिकल हालात बदलने के बाद तीसरा ऑप्शन चूज किया, और इसी का नतीजा है कि आज अफगानिस्तान की तालिबान सरकार के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तालकी भारत में हैं, क्योंकि मामला विदेश नीति का है। इसमें कोई भी सरकार वो देश हित में ही फैसला लेती है और लेना भी चाहिए। लेकिन अगर आप किसी के विरोध में एक्सट्रीम पर चले गए और फिर कभी ऐसे हालात में आ जाएं कि उसी से ही हाथ मिलाना पड़ जाए, तो ऐसे में फिर आलोचनाएं तो होंगी। वैसे भी ये दौर सोशल मीडिया का है, जहां पर कुछ भी छिपता नहीं, बचता नहीं, पुरानी चीजें आ जाती हैं। वैसे फॉरेन पॉलिसी के उतार चढ़ावों के बारे में तो एक्सपर्ट्स जाने, लेकिन एक फलसफा मशहूर शायर बशीर बद्र साहब अपने इस शेर में दे गए कि दुश्मनी जमकर करो लेकिन इतनी गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाएं तो शर्मिंदा ना हो। तो ये बात सबके लिए है, चाहे हम हो, आप हो, सरकार हो, नेता हो, जो भी हो, सब पर लागू होती है। आप इस पर क्या सोचते हैं, ज़रूर अपनी राय दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, परिचितों तक आगे ज़रूर फॉरवर्ड करें। और न्यूज़ बीट की टीम बहुत छोटी सी है, लेकिन एक बेहतर कंटेंट आपके लिए डिज़ाइन करने की कोशिश में लगातार लगी हुई है। अगर फाइनेंशियली आप हमारी टीम के हाथ मजबूत करना चाहें तो जो ये पट्टी फ्लैश हो रही है, इसमें आप हमें डोनेट कर सकते हैं। जाते जाते उन व्यूअर्स से गुजारिश जिन्होंने अभी तक न्यूज़ बीट्स को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच टाइम देने के लिए।